खुशामदीद कहते हैं जनाब। छोटी ईद की बड़ी खुशियां लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूं और आज ईद का तीसरा दिन मनाया जा रहा है और आप लोग भी खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे। बहुत से लोग मेरी तरह तैयार होके इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठ गए होंगे, जिस तरह मैं आ गई हूँ तैयार होके आप लोगों की ईद का जो मजा है उसको दुबाला करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो पहला जो 2 दिन हमारे गुजरे हैं ईद के, वो भी आप लोगों के अच्छे गुजरे होंगे। बहुत सारी शख्सियात से हमने आपकी मुलाकात करवाई है कि वो किस तरह अपनी ईद गुजारते हैं, घर पे क्या क्या उनकी मसरूफियात होती हैं, तो उस हवाले से हमने बात की थी उनसे। लेकिन आज भी बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे ज्वाइन करेंगे और उनसे जानेंगे वो ईद कैसी मनाते हैं और मौसीकी का तड़का भी लगेगा। कुछ स्किन केयर के हवाले से बात करेंगे, उसकी टिप्स लेंगे ब्यूटिशियन से। कुछ जो है वो तड़का लगने वाला है मौसीकी का और कुछ परफॉर्मेंसेस भी आज हम करवाएंगे अपने इस ईद शो में। जनाब आज का भी शो बहुत अच्छा रहने वाला है, आपने कहीं नहीं जाना। तैयार होके आप लोग बेशक स्क्रीन के सामने आ जाए क्योंकि छोटी ईद है और छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं और जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है। जनाब आज भी बहुत सारी गपशप करनी है क्योंकि ये ईद का खास दिन होता है जिसको मनाना ना हम सब पे फर्ज है और अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। जैसे आप लोग घर पर बैठ के मना रहे होते हैं, अभी बहुत से लोग अपने या तो ननियाल में इस वक्त बैठे होंगे और टीवी स्क्रीन के सामने हमें देख रहे होंगे, यहाँ पर अपने ददियाल में बैठकर हमें देख रहे होंगे, हमारे शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम भी यहाँ पर एक महफिल सजाएंगे, सितारों की महफिल सजाएंगे, उनसे गपशप करेंगे, उनसे जानेंगे ईद का मजा किस तरह करते हैं वो लोग, घर पर किस तरह ईद मनाते हैं। और जनाब अब मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊं तो मैं कहूंगी कि जो ईद के त्यौहार होते हैं या कोई भी त्यौहार होते हैं उनमें खास तौर पर औरतें बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं और अगर औरतें वर्किंग लेडी हों और फील्ड में निकल के भी उन्होंने काम करना हो तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। घर पर भी उन्होंने काम करना होता है, घर को संभालना होता है, घर वालों को संभालना होता है और जाके फिर बाहर भी काम करना होता है। तो वो लोग किस तरह इन चीज को मेंटेन करती हैं और किस तरह ईद मनाती हैं, मसरूफियात क्या क्या उनकी होती हैं। तो जनाब इसके लिए और इसको जानने के लिए तमाम तर जो सवालात हैं, हमने एक अपनी ऐसी ही खास मेहमान को मदु कर रखा है। जनाब कौसर खान है, डीजी लोकल गवर्नमेंट है, उनको खुशामदीद कहते हैं और आपको ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। और आपको पता है जब छोटी ईद आने वाली होती है, कोई भी त्यौहार आता है तो सबसे पहले जो खवातीन होती हैं या फिर मर्द होते हैं, थोड़े दिन जब रह जाते हैं ईद में तो सबसे पहले रुख करते हैं सैलून का। तो वो चाहे मर्द हो वो चाहे खवातीन हो, तो उनके लिए स्किन केयर या फिर टिप्स लेना ब्यूटी के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जनाब जो हम लोगों ने अपने ईद के बाद की रूटीन क्या होगी और जो हम लोगों ने ये जो ईद से पहले रमजान में जो हमने बदपरहेजी की है, ऑयली चीजें खाई हैं, उनको किस तरह हमने मेंटेन करना है, अपनी स्किन रिजीम का ख्याल किस तरह हमने रखना है, उसके लिए हमने अपनी खास गेस्ट को मदु कर रखा है जो ब्यूटी एक्सपर्ट है, हेयर एक्सपर्ट है। तो शिवा गयास हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट है और हेयर एक्सपर्ट है। उनसे जानेंगे जनाब उनकी ईद किस तरह की गुजर रही है। शिवा मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जनाब इस सेगमेंट में ना सबसे पहले मौसीकी का तड़का कौन लगाएगा। तो मेरे ख्याल से मौसीकी ना हो तो वो चीज उठती ही नहीं है, क्या कहेंगी, है ना, ऐसे ही है ना। तो जनाब इस सेगमेंट पे हमें मौसीकी का तड़का लगाने के लिए हमें ज्वाइन किया है। आपने उनकी आवाज बेतहाशा सुनी होगी और YouTube पे भी मैं आपको थोड़ा सा गेस करवाती हूँ कि आप लोगों ने नुसरत फतेह अली खान की रीमिक्स कवाली है मेरे रश के कमर, उसका रीमिक्स वर्जन जरूर सुना होगा लेकिन उनको जानते नहीं है। तो आज उनसे आपकी हमने मुलाकात करवानी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जुनैद असगर है, सिंगर है और उनसे गपशप भी करेंगे, कुछ मौसीकी का तड़का भी लगवाएंगे। जुनैद आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और थैंक यू। थैंक यू। और जनाब हमें
पूरे रमजान में और उससे पहले भी हमें बहुत से कह लें कि जो भी लाहौर में चीजें चल रही थी, हैपनिंग चल रही थी, वो चाहे इंतजामी उमूर के हवाले से हो जाए, वो चाहे कोरोना में तरक्याती मंसूबे हैं, बल्दियाती इंतखाबात या बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से कोई भी अपडेट लेनी थी तो हम उनको मद्दू करते थे। और रमजान बाजारों के हवाले से जनाब उन्होंने बहुत ज्यादा कवर किया है, क्या क्या सहूलियात हैं वहाँ पर, लोगों को क्या क्या वहाँ पर मिल रहा है, सब्सिडी कितनी दी जा रही है, तो वो लम्हा बा लम्हा हमें अपडेट करते रहते थे। तो हमें नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान अकमर ने भी ज्वाइन किया। इमरान, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, ईद मुबारक। जी, आपको भी ईद मुबारक। और आपका ये शो बड़ा अच्छा जा रहा है और 2 रोज से हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों को आप ईद मुबारक कह रही हैं और आज भी आप काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और आप लोगों की तरह हम भी फील्ड में आए हुए हैं और ईद मना रहे हैं ताकि जो हमारे घर पे देखने वाले लोग हैं उनको पता चल सके कि हम लोग कैसे ईद मनाते हैं। मैडम, सबसे पहले मैं आप ही से स्टार्ट करूंगी, किस तरह ईद मनाते हैं और जो खवातीन जिनके ऊपर डबल जिम्मेदारियां होती है, घर की भी और बाहर की भी, तो क्या मसरूफियात होती है, ईद किस तरह गुजरती है आपकी? बस जी, सुबह दफ्तर में मौजूद होते हैं, दफ्तर के सारे काम करते हैं और शाम को फिर फैमिली को टाइम देते हैं और फैमिली के साथ शॉपिंग पे चले जाते हैं। लेकिन कोशिश ये होती है कि ईद के पहले, रमजान के पहले हफ्ते में सारी शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए। ठीक है। जूते और कपड़े खरीद लिए जाएं पूरी फैमिली के, ताकि ईद के दिनों में चूंकि रश ज्यादा होता है जी, तो बाजारों का रुख ना करना पड़े और दफातर में हम लोग काम कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि ये 24 घंटे की जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो जी। इसमें कभी भी कहीं भी कॉल आ सकती है और हमें जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, कोई एक्सक्यूज नहीं जी बिल्कुल बनता फिर। ठीक है शिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या मसरूफियात रही ईद पर, चांद रात पे आप लोगों का किस तरह का सेटअप रहा, कितने मसरूफ रहे आप लोग सैलून पे? चांद रात में तो मत पूछा करें क्योंकि हम लोग सुबह ईद के वक्त ही फ्री होते हैं। अच्छा। ऑलमोस्ट ये होता है कि सुबह 3-4 बहुत आराम से बच जाते हैं। सही है। इमरान, आपकी तरफ आना चाहूंगी। हम तो जानते हैं कि आप लोगों की ईद किस तरह गुजरती है। ईद पे भी आप लोग, और कोई भी त्योहार हो तो हम लोगों ने ऑफिस में होना है, यहाँ पर फील्ड में होना है, तो आपके पहले 2 दिन कैसे गुजरे या चांद रात पे आपने क्या किया, किस तरह की तैयारियां करते हैं आप लोग? कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम फील्ड में हैं और ऑपरेशन काम कर रहे होते हैं और तमाम ऑफिस की छुट्टी है। ठीक है। और आज तीसरा रोज़ है और मैं तकरीबन ये लाहौर न्यूज़ को ये माशाल्लाह 6ठा साल है और हमने जब इसकी ज्वाइनिंग ली थी और आज तक हमने ईद पे छुट्टी नहीं की और इसके लिए हमें अगले 3 रोज की छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, तो मुझे जुनेद आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी, पहले 2 दिन कैसे गुजरे, रमजान कैसा गुजरा आपका? जी, रमज़ान भी बहुत अच्छा था और जैसे कि सब जिक्र कर रहे हैं कि ईद एक खुशियों का मौका है, तो ऑब्वियसली खुश रहते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेरी बात करें तो जब से मेरे पेरेंट्स गए हैं तब से बस ईद गुजारता हूँ, मनाता नहीं। तो ये है, लेकिन एज यू सेड के खुशी का मौका होता है तो जीना भी है, खुश रहते हैं। और तीसरा दिन आज आप हमारे साथ मना और थर्ड डे आज आपके साथ आपने इनवाइट किया है। तो मुझे कौसर साहिबा आप बताएं कि घर पे क्या बना, आप 2 दिन पहले क्या बनाया आपने और बच्चे ने क्या डिमांड करते हैं, ज्यादा क्या खाते हैं आपके हाथ का बना हुआ? हमारे घर में जी चिन्योटी कुन्ना बहुत अच्छा शौक से खाया जाता है, तो पूरी फैमिली की ख्वाहिश ये होती है कि कोई भी त्योहार हो, इवेंट हो, तो उस पे चिन्योटी कुन्ना जरूर पकाया जाए। क्या बात है। तो ईद वाले दिन हमने वही बनाया और साथ उसके मटन यखनी पुलाव, वो भी बहुत हमारे घर में पसंद किया जाता है। तो ये तो 2 डिशेज ऐसी फेमस हैं जो हर वक्त हमारे घर में बनाई जाती हैं। मेरे शौहर बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है। अपने मेहमानों के साथ एक छोटी सी गेम है वो खेलना चाहूंगी और आप लोगों को बताऊं कि जनाब रैपिड फायर हम लोग खेलेंगे, जिसमें आप लोगों के साथ सवाल जवाबात होंगे और जो मैं सवाल बोलूंगी उसके 2-2 ऑप्शंस होंगे और आप पहला ऑप्शन आप लोगों ने फौरन से मुझे बता दें। जल्दी हम लोगों ने ये खेले। मैडम आप इसे शुरू कर लेते हैं। ठीक है। कौसर खान अगर ऑफिसर ना होती तो क्या होती, मॉडल या सिंगर? सिंगर। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। चूड़ियां या मेहंदी? मेहंदी। एंटरप्रेन्योरशिप या सरकारी नौकरी? एंटरप्रेन्योरशिप। लोकल बॉडीज का ज्यादा अच्छा मॉडल किसका था, मुशर्रफ, शहबाज शरीफ या उस्मान बुज़दार? मुशर्रफ। कौन ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, शहबाज शरीफ, उस्मान बुज़दार या परवेज इलाही? नो कमेंट्स। देना पड़ेगा, किसी एक का नाम लेना पड़ेगा। बिल्कुल परवेज इलाही। आपके बिहार में इमरान ने बोली है। ठीक है। किसकी हुकूमत में खवातीन के लिए मौके बेहतर हुए हैं, इमरान खान या फिर नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। अगर एक्टिंग करने का आपको मौका मिले तो किसके मद्दे मुकाबिल हीरोइन बनना चाहेंगी, मोहम्मद राना या फिर इदनान सिद्दीकी?
अदनान सदीक। ओके, मुलाजमत या घरेलू उमूर, खवातीन किस में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं? दोनों में। चले जी, बेहतरीन हो गया, मैडम ने बड़े अच्छे जवाब दिए और जल्दी जल्दी जवाब दिए, और इसी तरह मेरे बाकी गेस्ट ने भी जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। ठीक है शीबा, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ, और किसको मेकअप नहीं करना आता? सबा अंसारी या फिर एनी मंसूर? सबा अंसारी। किसकी मेकअप लुक ज्यादा अच्छी होती है, मरियम ख्वाजा या फिर नबीला? नबीला। किस खातून सियासतदान की मेकअप चॉइस ज्यादा अच्छी है, फिर दोस्त आशिक कवान या फिर शेरी रहमान? दोनों को बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है। किसको ब्यूटी सैलून छोड़ देना चाहिए, नरगिस या फिर हदीका क्यानी? दोनों अच्छा कर रही हैं। ओके, ठीक है। किसके साथ फिल्म में अदाकारी करना चाहेंगी और किसके ड्रामे में, और किसके साथ अदाकारी करना ही नहीं चाहेंगी आप? पहली चॉइस आपके पास शान शाहिद, फवाद खान एंड दानिश तैमूर। शान भाई के साथ जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने पर्सनली भी जानती हूँ, वंडरफुल पर्सन। उनके साथ मैं एक्टिंग करना चाहूंगी। और दूसरा क्या था? दूसरा है फवाद खान, दानिश तैमूर। किसके साथ ड्रामा करना चाहेंगे और किसके साथ बिल्कुल भी नहीं कोई भी काम करना चाहेंगी? दानिश के साथ मैं ख्याल में कुछ भी नहीं करने चाहूंगी, और बाकी जो भी है उसके फवाद साथ खान के साथ आप ड्रामा करना चाहेंगी। ठीक है जी। एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार पर आप जा रही हैं शीबा, और रास्ते में किसी को आपने लिफ्ट देनी है। ठीक है, एक खूबसूरत सी कोई भी कलर की स्पोर्ट्स कार हो सकती है, इमेजिन भी तो करना है ना हम लोगों ने, और उस पे आप जा रही है और आपको अब लिफ्ट देनी है। किसको देंगी, एहसन खान को या फहद मुस्तफा को? मेरा ख्याल है मैं अकेली जाऊंगी। मुझे ज्यादा पसंद है। सीट पे किसको बिठाएंगे? मैं किसी को भी बिठाना नहीं चाहूंगी, मैं प्रेफर करूंगी मैं अकेली एंजॉय करूं राइड। ठीक है जी। और शीबा ने भी बड़े अच्छे जवाब दे दिए। अब जुनेद आपकी तरफ आ जाते हैं, तो मुझे बताएं, जुनेद खान अगर सिंगर ना होते तो क्या होते, अदाकार या फिर डॉक्टर? आई थिंक अदाकार। अदाकार होते। कौन सा सिंगर को गाना छोड़ देना चाहिए, अली सेठी या सरमद कदीर? सरमद कदीर। इंडिया से काम अगर मिले आपको, ऑफर मिले, तो गुलकारी करेंगे या फिर अदाकारी करेंगे? गुलकारी। किस एक्टर के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना आपको पसंद है या पसंद करेंगे आप, शान या फिर हुमायूं सईद? शान। ठीक है। किसके साथ गाना गाना पसंद है ज्यादा, मोमिना मुस्तहसन या फिर आयमा बेग? मोमिना मुस्तहसन। ज्यादा सुरीला सिंगर कौन सा है, इब्रारुल हक या फिर जवाद अहमद? इब्रारुल हक। ठीक है जी जनाब, आपने बड़े अच्छे जवाब दे दिए, और लेकिन थोड़े से आपने सियासत वाले जवाब दिए हैं और मैडम आपने भी। अब मैं आ जाती हूँ जनाब इमरान आपकी तरफ। आप भी आज हमें जवाब देंगे सारे। ठीक है जी इमरान, आप मुझे बताएं, लाहौर के मामला ज्यादा अच्छे से किसने निभाए, उमर शेर चट्टा साहब ने या फिर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने? बड़ी बात है जी। दोनों ने। ये आप सियासी बयान दे रहे हैं इमरान साहब। मुदस्सिर रियाज मलिक ने अपने तौर पे बड़ा अच्छा काम किया है। ठीक है। और उमर शेर चट्टा को अभी तकरीबन 5 से 5.5 माह हुए हैं, और वो भी अपने काम को ना बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से जो है वो काम कर रहा है। तख्त लाहौर का हक किसने ज्यादा अच्छे से अदा किया है, परवेज इलाही, उस्मान बुज़ा या शहबाज शरीफ? शहबाज। लाहौर में इंतजामी उमूर किस दौर में ज्यादा अच्छे थे, नून लीग या फिर तहरीक इंसाफ? नो लिंक। ओके ठीक है जी। इमरान अकबर अगर रिपोर्टर ना होते तो क्या होते? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन होते। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। चलें जी, ठीक हो गया। ये देखिए इतने आसान से सवाल थे जो मैंने आपसे पूछे, आप अभी टेंशन ले रहे हैं। तो जनाब ये हमारा सेगमेंट बड़ा अच्छा गुजरा है, और हमारे मेहमानों के साथ जो मैंने चिट चैट की है, ईद किस तरह गुजारते हैं वो हमने उनसे जाना है, और मौसीकी का तड़का भी लगा है। मजीद भी हमने इनसे बातचीत करनी है, लेकिन डीजी लोकल गवर्नमेंट कौसर खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज ईद का तीसरा दिन जो है हमारे साथ मनाया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आया होगा और आपका ईद का दिन अच्छा गुजरा होगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और आप सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हमें भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। ऐसे मौके जब हम मिलते हैं तो हम बड़े शौक से आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह मजीद भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे हैं, मीठी मीठी ईद है ये, और हमारे पास भी इतने खूबसूरत से और इतने बासलाहियत मेहमान मौजूद हैं, और एक नए मेहमान ने मुझे ज्वाइन कर लिया, हमारे शो को ज्वाइन कर लिया है। और अगर लाहौर के बारे में बात की जाए जनाब, तो लाहौर
दुनिया का, यहाँ पर मैं कहूँगी पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर है, जिसको देख के ना दिल खुश हो जाता है। और लाहौर और लाहौरियों का जिंदा दिली के हवाले से, उनकी मेहमान नवाजी के हवाले से हम सब जानते हैं, इवन के पूरी दुनिया में उनकी जिंदा दिली और मेहमान नवाजी मशहूर है। और लाहौर की बात ये कहा जाता है, कहावत की जाती है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये सही है कहावत कि जिसने लाहौर नहीं ना देखा उसने मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। लेकिन लाहौर की एक ये भी बात है कि जनाब उसकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जब आबादी बढ़ती है ना तो मसाइल भी दुगने हो जाते हैं, उनमें भी इजाफा होता है। तो इन मसाइल को हल करने के लिए इंतजामिया क्या कर रही होती है, किस तरह के इकदाम उठा रही होती है, और वो जो मसाइल हल कर रहे होते हैं वो अपनी ईद किस तरह मनाते हैं, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद अली अब्बास बुखारी साहब हैं और चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर लाहौर हैं। उनसे जाने के लिए जनाब वो अपनी ईद किस तरह मनाते हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत, सारे चैनल को सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो सर कैसी रही आपकी ईद? ईद के पहले 2 दिन कैसे रहे, किस तरह मसरूफियात आपकी रही? ईद बहुत अच्छी रही जी, फैमिली के साथ। पहले तो आपको पता है सारा रमजान हम ड्यूटी करते रहे, 32 बाजार थे, 24 घंटे ये भी हमारा सिर खाते रहे बाजारों के दौरान कि यहाँ चीनी नहीं मिल रही है, इधर क्वालिटी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि बड़ी कामयाबी से और बड़ी खुश असलूबी से, और हमने अपने दिल से भी काम किया, फिर उसका समर भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और ईद फैमिली के साथ गुजारी, वालदा के साथ। पहले सुबह नमाज पढ़ी तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी थकावट आप सो के दूर करें। और तीसरा दिन आप फिर हमारे साथ मनाने आ गए। जी बिल्कुल आपके साथ। तो इमरान आपने फिर खूब सर को जो है कंपनी दी रमजान बाजारों में, जैसे सर कह रहे हैं। देखिए इश्यूज होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इन इश्यूज को गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस देखना चाहिए। आज तीसरा दिन है ईद का, और जो 32 रमजान बाजार 30 रोजों में लगते हैं, अच्छा है रमजान बाजार लगने चाहिए, मगर जो सब्सिडाइज किया जाता है रमजान बाजार में, वो तमाम चीज़ें ओपन मार्केट्स में भी होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो आसानी जो है अपने घरों के पास से लें, जो मार्केट में आना चाहते हैं वहाँ पे आए। इस तरह होता क्या है कि तमाम लोगों को रिलीफ मिल जाता है। अगर आप हुकूमत इसको बाजारों को लगाए कोई मसला नहीं है, मगर ओपन मार्केट में भी सब्सिडाइज इस चीज को करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, मुझे आप बताइए शिबाब के, जैसे मैं बता रही थी कि हमारी स्किन के रिजीम किस तरह के होने चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, हमारा रमजान फुल गर्मी में गुजरा है, तो किस तरह के अब रिजीम हम लोग ईद के बाद अपनाएं ताकि हमारी जो फ्लॉलेस स्किन है वो अच्छी हो जाए? अच्छा, इस तरह के ईद के बाद या हम रमजान में भी कर सकते हैं। मैंने जैसे भी कहा था कि कुछ खवातीन जो हैं वो अपनी केयर करना बिल्कुल छोड़ देती हैं रमजान के दिनों में। उनको ये लगता है कि हम ईद से 1 या 2 दिन पहले सैलून जाएंगे और वहाँ पे वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और हमें खूबसूरत निकल के आ जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब अगर आप इस किस्म के ट्रीटमेंट जाके फिर हार्श ट्रीटमेंट आप रिक्वेस्ट करती हैं सैलून से, वो उसी वक्त आपके मुंह के ऊपर ब्लीच लगा देते हैं और आप 2 दिन तो गोरे नजर आते हैं, उसके बाद आप ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, स्किन खराब। तो देखिए रमजान में आपने रूटीन रखनी है, पानी की कमी होती है, खवातीन जो है बिजी काफी ज्यादा होती हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं वो भी और जो घर में भी होती हैं। आप जब भी अफ्तारी जब आप करें तो उसके बाद कोशिश करें कि आप किसी किस्म के फ्रिजी ड्रिंक या मशरूबात की जगह आप प्लेन वाटर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। पानी का इंटेक आप ठीक रखें, रात को अपनी स्किन की क्लिनजिंग वगैरह प्रॉपर करके सोएं। और इसी तरह ईद के बाद भी, और फेशियल कहीं पे भी नहीं लिखा कि रमजान में फेशियल लेने से गुनाह होता है। प्लीज आप अपने जो लोग रूटीन लेते हैं वो आप 25 या 30 डेज के बाद अगर आपका ड्यू है तो आप अपना फेशियल लें, ताकि ईद पे और ईद के बाद आपकी स्किन ज्यादा खूबसूरत नजर आए। मैं तो हर एक को ये बोलती हूँ कि प्लीज अपने आप को पूरे रमजान में वो बिल्कुल छोड़ देती हैं, कि जब हमारे पास आती हैं अक्सर तो थोड़ा सा हम भी परेशान हो जाते हैं कि आपने किया क्या अपनी स्किन के साथ, और सारा जो इल्जाम है वो पकौड़ों पे और समोसों पे डाल दिया जाता है। ऐसा कुछ मतलब वो खुद ख्याल नहीं रख रही होती है। ख्याल रखना चाहिए। देखिए ख्याल कभी भी 1 दिन या 2 दिन के 2 दफा के फेशियल से आपकी स्किन कभी भी, माशाल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत स्किन है, क्योंकि आप एक रेगुलर अपने ख्याल रखती हैं। हालांकि आपका तो डेली का, मुझे पता है कि आपका डेली का मेकअप भी है, हेयर डू भी, हर चीज है, लेकिन अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो इतनी खूबसूरत स्किन कैसे आएगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तभी आप अच्छे नजर आ सकते हैं। तो जुनैद मुझे आप बताइए कि जिस तरह लड़कियों की बड़ी तैयारियां होती हैं ईद के हिसाब से, कि हम लोगों ने एंड मोमेंट तक जो है ना हम लोग बाजारों का रुख कर रहे होते हैं, हम लोगों की चूड़ियां रह गई है, मेहंदी रह गई है, इयररिंग्स रह गए, लड़कों का भी ये सारी होती है चीजें कि नहीं? जी, लड़कियों के कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन लड़कों का तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, पैंट कपड़े लिए ईद के और बस, और तैयारी मुकम्मल हो गई। तैयारी मुकम्मल हो गई। अगर किसी ने जूते लेने हैं तो जूते लिए तो बस काम है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अच्छा। इतना ज्यादा हाँ जी वो नहीं करता।
ये है कि कपड़ों का मुझे शौक है, वो मैं ले लेता हूँ और 10-15 दिन पहले ही ले लेता हूँ। चांद रात पे शाज़ो नादिर ही ऐसा हुआ है कि मैं कहीं बाहर निकले हो, बस ड्राइव के लिए जाता हूँ, लेकिन किसी शॉपिंग वगैरह के लिए नहीं। शॉपिंग के लिए नहीं जाते। सर आप मुझे बताइए, आपकी होती है ऐसी कि तैयारी करनी है ईद से पहले? बिल्कुल होती है और बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। और इनसे पूछें कि मर्दों को क्या करना चाहिए, स्किन के हवाले से क्या करना चाहिए? और वो वाले मर्द जो सारा दिन ड्यूटी और मिट्टी और वो लेते हैं, क्यों नहीं जी, बिल्कुल हम लेते हैं, अपने लिए कपड़े बड़े शौक से बनवाते हैं। अच्छा। और वैसे भी हम मुसलमान हैं और ये सुन्नत भी है कि उस दिन हम पहने और फिर बड़े शौक से तैयार होकर ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। वो अलग बात है, उसके बाद आके सो जाए, लेकिन ईद की तैयारी भरपूर होती है। हाँ, सन ब्लॉक जो है वो मैंडेटरी है अगर आप लोग बाहर हैं, क्योंकि जैसे हमारी एजिंग होती है तो उसमें अक्सर मैं कहती हूँ कि पिगमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें लगता है कि कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा हमारे लाइंस पड़ी हैं, छोटे ब्राउन स्पॉट हैं। आफ्टर 40 के बाद वो अचानक से आपको प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, और ये वो चीज़ है जो कोई भी मेडिकल, चाहे आप कितना भी ज़्यादा लेजर का ट्रीटमेंट करवा लें, वो नहीं जा सकते, हम उसको हल्का कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल पहले स्टार्ट कर दें, स्पेशली जो हजरात है, जो खवातीन बाहर काम कर रही हैं। और ये कहना कि घर में तो नहीं लगाएंगे सन ब्लॉक, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपने फेस वॉश करना है, अच्छा सा सन ब्लॉक आप ले लें। आप पाकिस्तान में चूंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, कोशिश करें 50+ SPF का आप लें। काफी कंपनी मर्द हजरात भी जो है वो अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि बाहर निकल होता है। आपको मैं 30 के बाद मैं कह रही हूँ कि प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। मैं कह रही हूँ प्रोमिनेंट स्टार्टिंग एजिंग। हमारे यहाँ एक और गलतफहमी ये है कि जब खवातीन भी आती हैं, इसी तरह जो जेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और ये कहना कि ईद की तैयारी नहीं होती है, शायद 5 या 10%। अब तो मर्द हजरात हमसे ज्यादा कॉन्शियस हैं, उनकी मैंने भी देखा है सैलून में रश लगा होता है मर्द हजरात का भी। इत्तेफाक करते हैं आप इमरान के? नहीं, बिल्कुल करते हैं और बिल्कुल करते हैं। वो इसलिए कि सैलून में जाते हैं मर्द हजरात अपनी फैमिलीज के साथ, और बाहर बेचारे वो बैठ के ड्यूटी से रहे होते हैं, कोई गाड़ी में सोया होता है और कोई अपने बच्चों को संभाल रहा होता है। सैलून आप अपने लिए नहीं जाते? सैलून नहीं, कटिंग करवाने जाते हैं। अच्छा, बस और फेशियल वगैरह कुछ नहीं? मर्द हजरात नहीं कराते? वो इसलिए कि ये रोज जो करते हैं। ये मुझे लगता है अली साहब ने आपको देखा है कि करवाते हुए। नहीं, मैं नहीं करवाता। मैं सिर्फ कटिंग करवाते हैं और सिंपल रखा हुआ है, बस कटिंग करवा के और वापस हमें अपने ऑफिस में ही सारा दिन ऑफिस में रहते हैं। हमारी फैमिली तो ऑफिस है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चले जनाब, ये तो हमने गपशप लगा ली, अब थोड़ी सी गेम भी है, वो भी अपने गेस्ट के साथ खेल लेते हैं। और बड़ी ही दिलचस्प गेम है, बड़ा मजा आने वाला है मुझे खुद भी, और आप लोगों को भी देख के बड़ा मजा आएगा। ये मेरे पास कुछ चीजें हैं, इन पे कुछ पिक्चर्स हैं, और ये मैं अपने मेहमानों को दूंगी। इमरान साहब आपकी और अली साहब आपकी टीम होगी, और जुनैद और शीबा आपकी टीम होगी। अब मैं आप लोगों को इमरान साहब आपको एक ये इन्वेलप दूंगी, इसमें जो भी पिक्चर होगी आपने गेस करवानी है अली साहब को। आपने नाम नहीं उस चीज का बताना, ठीक है? और अली गेस करेंगे कि वो चीज क्या है, ठीक है? डन। आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ये ऊपर वाला उठा ले। अली, आपको पता ही है कि हमारे इस वक्त जो मुल्की सियासत चल रही है, उसमें एक ऐसे शख्स हैं जिनका बहुत बड़ा किरदार है, और वो इत्तेहादी भी हैं। और जब भी कभी कोई बड़ी बात हो रही होती है तो वो कहते हैं मिट्टी पाओ जी। तो ये किसका डायलॉग है? थोड़ा एक्ट भी तो करके बताए ना, किस तरह कहते हैं वो? वो अली बता देंगे थोड़ा सा एक्ट करके कि बोले ना आप। देखिए, हमारे बड़े सीनियर और मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन हैं और काबिल एहतराम है चौधरी शुजात हुसैन साहब। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जनाब, हमारी जो पहली टीम है वो तो जीत चुकी है। अब अली साहब आपके पास आ जाते। जी जी, ये मैंने अब इनसे पूछना है। हाँ जी, ठीक। माशाल्लाह। पाकिस्तान बनने से पहले के वो पॉलिटिशियन है और सारी उम्र ही सिंध में रहे हैं। पाकिस्तान जब बन रहा था उससे 100 साल पहले भी वहीं थे। 100 साल पहले तो मैं था लेकिन आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। हाँ, सिंध में है जी हाँ। इतना मुश्किल तो तुसी मिलो क्यों? नहीं, उनकी आगे बेटी भी सियासत में है, बल्कि बेशुमार फैमिली से। अच्छा, ठीक है। वो जो सो जाते थे, हो सकता है वो समझ में भी कभी कभार फ्रेश होते थे तो सोते। कभी फ्रेश होते हैं। मेरा ख्याल है वो कायम अली शाह है। हाँ एग्जैक्टली। अब आप इसको घुमा के पिक्चर भी दिखा सकते हैं। ये पिक्चर है जी, मोस्ट ग्रेसफुल। कैमरा में भी दिखा दे। ये देखिए जी प्लीज,
इनकी बात करें जनाब हम। चलिए जी, अब मैं आ जाती हूँ अपनी नेक्स्ट गेस्ट। थैंक यू नहीं भाई, ये तो बहुत इजी है और मेरा ख्याल है ये आप क्या कोई लेकिन इनका वो वाला डायलॉग आप नहीं बोल सकती जो सबको पता है। पर इनका वही डायलॉग तो मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत कुछ है, इनका बहुत कुछ है जो आप बोल सकते हैं। वर्ल्ड में टॉप है ये। इतना डायलॉग है। हाँ, तो इसका मतलब है मैं कुछ कहने से पहले ही बता दूं कौन। नहीं, पहले शिवा को एक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अच्छा, मुझे एक्ट करना पड़ेगा। हाँ। देखो सुनो सुनो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, घबराना नहीं है। बस वो फिर एक साथ ही है जो घबराने नहीं दे रहे, इमरान खान। इमरान खान, बिल्कुल। क्या बात है शिवा, अभी पिक्चर दिखा ये दें है। हम सबको। ये जी हमारे जनाब, ठीक है जी, ये इमरान खान साहब की ये तस्वीर थी जो आपने गेस बड़ी अच्छी, जुनेद आपने गेस की है, इवन के इमरान आपने भी बड़ी अच्छी गेस की है। जुनेद अब आपकी बारी, ऊपर वाला ले लो। ओह माय गॉड, बिल्का मैं क्या कहूँ। ये साहब जो हैं वो दुनिया की बहुत ताकतवर शख्सियात में इनका शुमार होता है और एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नाम भूल गया मुझे। अगर आप लोग भी गेस जनरल कर सकते नॉलेज तो आप में लोग बता बहुत नहीं सकते। कमी नहीं, मुझे अचानक चपता नहीं। मैं एक ज्यादा बड़ा conscious इंटरेस्टिंग हूँ। सा फैक्ट इनके बारे में बताता हूँ कि ये एक रेसलिंग शो था, उसमें भी आ चुके हैं। और मैं खाली एक मूवी में भी आ चुकी हूँ। हाँ जी, और अमेरिका के सदर भी रह चुके हैं। हाँ, ये तो आपने मुझे बता दिया। मैं यही कहने लगी थी अमेरिका के सदर है, मुझे नाम भूल गया। आई एम सो सॉरी। चलें एक स्टेप आगे नहीं चलें। नहीं, नाम बस मुझे पता चल गया। पता ये चल कौन गया है, हाँ, आपके मुझे बिल्कुल पता चल माइंड गया। में असल में आप सब लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो आप गई। हमें अगर नाम आपको आपको भूल गया, हम नहीं देख रहे, आपको पूरा लाहौर देख रहा है। आप बिल्कुल लाहौर इस वक्त देख रहे हैं एग्जैक्टली। तो आप उनकी थोड़ी सी एलैबोरेट कर दें, वो किस तरह के दिखते हैं, ताकि सबको पता चल जाए हम किसकी बात कर रहे हैं। उनके अब मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में elaborate जरूर, करूं, जरूर, ठीक है? जरूर। वैसे तो लोग उसको ब्राउन कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ हमारे यहाँ जब पाकिस्तानी खवातीन के बाल मेहंदी के बाद कोई 15-20 डेज तक धुलते रहे तो वैसे उनके बाल हो जाते हैं। और मैंने एक बहुत फनी वीडियो देखी थी, उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था। उन्होंने राइट से लेफ्ट रखा था, अचानक से एक हवाई और वो सारा उतर के चला गया। और स्टिल मैं इस कदर कंफ्यूज हूँ कि मुझे उनका नाम क्यों भूल गया। मैं ही बता दूं फिर उनका हाँ, वैसे नाम आप कैसे बता दें, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प। सॉरी। लेकिन आपने बड़ा अच्छा गेस किया, बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया। Elaborate मैंने कहा मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में करती ठीक हूँ। है। अच्छा, अब वैसे अली बहुत साहब, खुश दोबारा हैं से ये। आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। ये मुझे नाम कैसे मिल गया सारे? मैं तो सोच लूं। मेरी सबसे अच्छी इंग्लिश है, मैं जब भी इंटरव्यू देती हूँ तो मैं टॉप कर जाती हूँ। और मैंने बहुत इजी है इमरान, बहुत इजी है। कुछ मूवीज बता दो भी मैंने ओह माय गॉड, फिर उन्होंने इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको। आप मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इसके बाद तो इसके कोई बाद hint- कुछ भी नहीं हो सकता। अब अंग्रेजी इससे बड़ी बहुत hint- अच्छी जब है बंदा कैमरे से उधर होता है यही बोलता है। कुछ मतलब उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। सियासी अंग्रेजी बहुत शख्सियत अच्छी है। कौन है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉडेस्टी की हो सकती है। ना मुश्किल काम थे मेरे ना सुटो मैं देख दे नहीं। नहीं, बड़ा आसान है। अच्छा मीरा, हाँ जी। जनाब क्या बात है, क्या बात ये है। तो पता पिक्चर था। भी दिखा दे अली, पिक्चर भी दिखा दे, वाह कैमरे में भी वाह, दिखा क्या दे। बात है मीरा जी। ये मीरा जी ये की इनको हम बात पता था, करें। सिर्फ बेगम के डर से इन्होंने बाद में बताया। पता ही नहीं, शुरू से ही था। चले इमरान आपकी बात। नीचे से पता लग जाएगा ना इस तरह। नीचे से उठा ले। हाय, क्या बात है, हाय, क्या हाय, बात है। इस दफा मुश्किल ही दूंगा, कुछ टफ दूंगा। जी ठीक। अच्छा जी, और थोड़ा सा एक्ट करके भी बता दीजिए। हाँ जी, एक्ट भी करना है इस दफा आपने। देखें जी, ये आलू गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। आलू गोश्त। और क्या बात है। ये बोंग सीरी पाए, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तमाम चीजें जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब। आपने कैसे गेस किया? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालांकि गेस किया वो आपने? खाने में बड़ी नफासत रखते हैं, लेकिन ये बातें उन्हीं की हैं। मैंने कोई सियासी बात इसलिए नहीं क्या किया, पता बात है, लग क्या जाएगा। बात है वैसे। चलिए अब बच के। ओके जी। अच्छा, ये खाने की चीज है, ये इस तरह बता सकते हो, हाँ। खाने की चीज है, मीठी है और इसको गर्म खाया जाए तो बहुत टेस्टी होता है।
खाने की चीज है, मीठी है, गर्म करके खाया जाए तो और मजा आता है। और अक्सर अगर आप आजकल चाय कैफे में जाओ तो चाय के बाद ये सर्व हो रहे होते हैं। कोई केक टाइप चीज है? नहीं, ये तो नहीं हम बता सकते, ये हम नहीं बता मीठी चीज है। मीठी और चीज़ और कैफेज में जाएं आजकल तो चाय, ये जिस तरह काफी आजकल चाय कैफेज खुले में हैं, उसके बाद चाय के कप चले के बाद एक वो आपको गोल होते है। हैं। हाँ, गोल है। गुलाब जामुन। बिल्कुल, हाँ, वाह, क्या बात है, क्या बात है। दिखाए, पिक्चर दिखाए, शिवा पिक्चर दिखाए। ये तस्वीर में इतने अच्छे हैं, मंगवा ही ले। हाँ, मैं ये कह रही थी, होना चाहिए। वैसे हाँ? खाना नहीं खाया और इसको देख कर ठीक है जुनैद, ये मैं पकड़ा दूं, देख शो के? के बाद हम खाना ही खाएंगे और मीठा भी खाएंगे हम। अरे वाह वाह, ये आप कह रही हैं, रिकॉर्ड हो रही नहीं, है। मैं ये कह रही हूँ। हाँ जी। अच्छा। सिंगिंग से ताल्लुक है इनका, मेरी फील्ड से ही, और पाकिस्तान के टॉप गुलकारों में से एक है। ओके। इनकी वजह शोहरत जो है वो इन्होंने जो नोटेबल काम किया है, नोटिसेबल काम, वो इंडिया में किया है। इंडिया में तो हमारे बहुत से लेजेंड काम कर रहे हैं, जैसा राहत फतेह अली खान साहब। अच्छा, हयात है या वो है? ये माशाल्लाह भी यंग भी हैं और अभी भी वो आतिफ जोरो शो, ओ यस, आतिफ असलम। वेरी गुड, वेरी गुड He's जनाब। one of my favorites. हाँ, Like, yeah. that's good. तो जनाब ये राउंड मेरा बड़ा अच्छा रहा है। उम्मीद करते हैं कि मेरे गेस्ट को भी बड़ा मजा आया होगा ये बिल्कुल राउंड है। खेलते हुए। तो जनाब उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और आज के जो गेस्ट हैं उनसे जान के कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं, किस तरह की तैयारियां की जाती हैं, आपको पता चल गया होगा किस तरह की मसरूफियात उनकी रहती हैं। तो मेरे चारों गेस्ट, आप चारों का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। ईद स्पेशल शो आप लोग देख रहे हैं जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए सजाया है। और रमजान गुजर चुका है और रमजान में हमने बहुत पकौड़े खाए हैं, फ्राइज खाई है और फ्राइड आइटम्स हम लोगों ने बहुत ज्यादा खाए हैं, क्योंकि हमारे दस्तरखान के कह लें कि वो एक अहम जुज समझा जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग शिकायत करते हैं जनाब के वेट पुट ऑन हो गया है और बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है। और ईद पे जब हम लोग आते हैं और ईद जब आती है तो खूब खाबे उड़ाए जाते हैं, खाबे खाए जाते हैं। लाहौरियों की तो क्या ही बात है, हर टाइम ही उनका दिल कर रहा होता है कुछ चटपटे खाई जाए और नहारियां खाई जाती हैं, बिरयानी, पुलाव, पाए बन रहे होते हैं। और ये जो बदपरहेजी हम लोगों ने रमजान में और ईद पर की है, इसको किस तरह हमने कम करनी है, क्या क्या एहतियात अब करनी है ईद के बाद अपने वजन को कम करने के लिए, कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम लोग फिट रह सके। और तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साद इलियास है, फिटनेस एक्सपर्ट है, मिस्टर लाहौर और मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। साथ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और रमज़ान क्योंकि गुजर चुका है और सबने खाना पीना खा लिया है, जो खाना था, जो भी करना था, और इस टाइम सब यही सोच रहे होंगे कि हमने जो है काफी वजन कम कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो किस तरह कम करना है, एक्सरसाइज के थ्रू कम करना है। और दूसरा ये कि जनाब हमने खाना पीना क्या है, कितने पोर्शन में खाना है ताकि हमारी डाइट भी अच्छी रहे और हमारी सेहत भी अच्छी रहे। तो हमें सारा फारूकी ने भी ज्वाइन किया है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे जानेंगे, उनसे टिप्स लेंगे हमें जनाब क्या क्या चीजें खानी है अब ताकि हमारा जो वजन है वो कंट्रोल में रहे। सारा आपको खुश आमदीद कहती हूँ और ईद मुबारक आपको। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब एक फिटनेस एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद है, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, और इन दोनों का काम ये होता है कि हमें फिट रख सके। तो मैं आज आप दोनों से वो सवाल करूंगी जो वो लोग मेरे से करते हैं और मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से फिटनेस के हवाले से बात करते हैं कि साथ रमजान में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिम जाएं, क्योंकि रोजे की हालत में जिम नहीं जाया जाता और सबका यही होता है कि अच्छा अब रोजा रखा हुआ है तो आराम से इफ्तारी करेंगे और उसके बाद फिर तरावी पढ़नी है, नमाज अदा करनी है, तो टाइम नहीं मिलता। तो घर पे रह के किस तरह की हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमें फिट रखे? अब देखें, रोजे गुजर गए, जो हमने करना था कर लिया, हाँ। जो जिस तरह से भी गुजारे। अब ये है कि आगे हमारे पास वक्त है, तो टाइम है, इसको हम यूज करें। ठीक है। और घर में कुछ लोगों का ये रहता है कि वो जिम नहीं जा सकते ना, तो घर में जिस तरह आपने बताया कि कुछ ऐसा बताएं कि वो घर में इजीली कर सके। तो जो बेस्ट है वो ये है कि आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। अच्छा, जिसमें आप ठीक है। कंपाउंड ट्रेनिंग्स करें। कंपाउंड ट्रेनिंग्स वो ट्रेनिंग होती है कि जिसमें आप एक टाइम पे एक से ज्यादा मसल्स को हिट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें आप जो है जंपिंग जैक्स, हाई नीज, इससे वार्म अप करके अपनी हाँ, बॉडी, हाँ। क्योंकि ताकि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर जो एरोबिक्स है जो आपके वो भी साथ साथ हो,
और आपका ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बॉडी में आए और वार्म अप हो जाए आप। बहुत जरूरी है ताकि आप इंजरी भी ना हो ना आपको, तो वो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी इंजरी निकाल लेते हैं और बाद में फिटनेस को बुरा भला बोल रहे हैं, बुरा भला कह देते हैं, पहले ही एहतियात नहीं करते हैं। एहतियात करना लाजिम होता है। तो मुझे सारा आप बताइए, हमें जैसे मैं बताई थी रमजान में हमने खूब खाया, खूब फ्राइड चीजें खाई, खूब हम लोग अपनी ना ख्वाबों पे टूट पड़े हैं, मैं तो ये कहूंगी। और जो ईद के 2 दिन है, इवन के आज तीसरा दिन भी चल रहा है, आज भी हर घर में खाबे बनाए जा रहे हैं और खाए भी जा रहे हैं। तो पोर्शन साइज को कंट्रोल करना और जब सामने इतनी चीजें पड़ी हो उनको हाथ ना लगाना कितना मुश्किल होता है, फिर क्या करें हम? बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे अगर ईद हो या फिर कोई और ओकेजन भी हो, तो अगर बहुत सारे आपकी डिशेस बनी हुई हैं तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, आपने बस इस चीज का ध्यान रखता है कि आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं लेकिन मॉडरेशन में खाएं। ओके। अगर आप अपना पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल रखें, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बड़ी प्लेट भी यूज की है, हाफ प्लेट अगर आप उसमें मतलब राइस ऐड करते हैं या साथ में आपने ग्रेवी वगैरह ऐड करनी है, तो हाफ प्लेट आपकी सैलड्स की होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आपकी वो हाफ प्लेट सैलड की है तो आपका कैलोरिक इंटेक एक्सीड नहीं करेगा। दूसरा ये है कि आपने जो है बार बार रीफिल नहीं करना। जैसे हम लोग हर डिश के लिए एक सेपरेट प्लेट हम लोग जो है तैयार करते हैं और फिर हम उसका इंटेक भी करते हैं, तो एक टाइम पे आपका ओवर इंटेक हो जाता है और कैलोरी जब एक्सीड करती हैं तो ऑब्वियसली आपका फिर वेट गेन होना शुरू होता है। बिल्कुल, बस द गेम इज ऑल अबाउट पोर्शन कंट्रोल, कि आपने एक टाइम के ऊपर जो है इतना कंट्रोल रखना है कि आप बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स ना ले रहे हों। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पकोड़े समोसे भी हैं तो आपने चलें 1 पकोड़ा 2 पकोड़े चख लिए, इससे ज्यादा आप ना लें। और उसके अलावा सैलड्स का मैक्सिमम इंटेक करें, क्योंकि सैलड्स में सबसे मिनिमम कैलोरीज होती है। मतलब आपके 1 कप जो वेजिटेबल सैलड है या ग्रीन वेजिटेबल सैलड है उसमें भी सिर्फ 25 कैलोरीज होती है। लेकिन सारा अब तो रमजान गुजर गया ना, अब ये सारी चीजें पकौड़े, ये सैलड्स और ये सारे फ्रूट्स और ये सारी चीजें हमने खा ली, अब तो सिर्फ जो फैट है ना वो बच गया है अब हमारे अंदर। अब उसको हमने किस तरह कम करना है? अब आगे कौन सी चीजें हमने खानी है, कौन से मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं जिनको हम खा के अपना वजन कम कर सकते हैं? अच्छा, जितनी भी इस वक्त सीजनल आपके पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आए हुए हैं ना, आप उन सबको कंबाइन करके सैलेड भी बना सकते हैं। मतलब लंच के टाइम पे अगर आप जो है चिकपी सैलेड या फिर किडनी बीन सैलेड भी बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप अपनी रोटी एक टाइम कर सकते हैं अगर आपने वेट लॉस करना है। अगर आपको लग रहा है आपका वेट एक्सीड कर चुका है तो आप अपना जो है कार्ब्स का इंटेक जो है थोड़ा बैलेंस कर लें। जैसे रोटी और चावल का इंटेक है तो आप डिनर में या फिर लंच में आप कर सकते हैं, और जो सेकेंड टाइम है उसमें आप सैलेड्स या सूप्स इस तरह की चीजें आप रख सकते हैं। मॉर्निंग में आप मैक्सिमम अपना जो है ब्रेड या तो मल्टीग्रेन ब्रेड आप यूज कर सकते हैं या फिर आप पॉरेज यूज कर लें, ओट्स का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि आप इसके अलावा योगर्ट के साथ फ्रूट सैलेड बना के भी वो भी उसके साथ मिक्स करके वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा अगर चिया सीड्स भी ऐड कर लें तो वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप ज्यादा देर तक फुल भी रहेंगे और भूख भी नहीं लगेगी। तो कंट्रोल करने का ये तरीका है, लेकिन साथ साथ जैसे कि उन्होंने बताया एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अमाउंट आपकी बॉडी में स्टोर हो चुकी है वो एक्सरसाइज के थ्रू ही बर्न होगी। वो सिर्फ डाइट से जो है जो मेरे ख्याल से जो बड़े जिद्दी फैट होते हैं ना उनको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह ये जो कहते हैं लोग कि हम लोग वर्कआउट भी कर रहे होते हैं और हैवी वाला वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी कह लें कि शेप में नहीं आ रही होती, इसकी क्या वजह है साथ? इसमें ना 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। अच्छा। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं है, इजी है। और वो ये है कि देखें जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमें थोड़ी सी ना एक हायरार्की नहीं पता। वो हायरार्की ये है कि जब तक आप अपने बॉडी का सबसे बड़ा मसल हमारा लेग्स का होता है। लेग्स, आपकी चेस्ट और बैक, ये 3 मसल्स को जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी जो फैट है वो कहीं से भी रिड्यूस नहीं होगा। मतलब ये इकट्ठा होता है, समझे कि पहले इधर से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, फिर इकट्ठा होकर आपके बेली पे आ जाता है, फिर बेली से। और ये नहीं है कि आप सिर्फ बेली लगाएंगे तो ही आपका फैट रिड्यूस होगा, जो कि एक मिसकंसेप्शन है। तो बस सिंपल सा है कि आपने चेस्ट को ट्रेन करना है, लेग्स को करना है और बैक को करना है, और आप एंजॉय करेंगे, देखना कि आपका कैसे फैट उठता है। तो किस तरह की फिर कर सकते हैं चेस्ट के हवाले से बैक और जो लेग्स की एक्सरसाइज? इसको करने के लिए जिस तरह आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप जो बिगनर्स हैं वो किसी चीज को पकड़ लें और साथ अपनी फॉर्म बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बैक में पेन या नीज में पेन, तो बेल्ट पहने, वेस्ट बेल्ट पहने, नी कैप्स पहने, तो उसके साथ करें। चेस्ट आपने अगर पुशअप्स करने हैं तो अपनी नी को ग्राउंडेड करें, उसके साथ करें। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रेजुअली देखें। एक होती है रस्सी, एक होता है धागा। तो अभी जिस तरह मैं हूँ ना, मैं रस्सी बन गया हूँ, तो अगर वो आप स्ट्रेच करेंगे ना तो वो ऊपर से उसके रेशे उतरेंगे पर रस्सी नहीं टूटेगी। बट एक धागे को आप हल्का सा भी खींचेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो अब यू हैव टू मेक रस्सी फर्स्ट। ठीक है, एहतियात करनी चाहिए। मतलब पहले जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको पूरा करना है आपने। तो मुझे बताइए जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी अगर जिम जाना उनको जरूरत है या उन्होंने जाना है, तो वो क्या पहले चीजें देखें, उनको किस तरह की पहले
ग्राउंड लेवल से कह लें कि उन्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है? जब वो जिम जाए तो सबसे पहले तो वहाँ पे देखेंगे जो उनका एनवायरनमेंट है और जो वहाँ पे ट्रेनर्स हैं। अब तो तकरीबन हर जिम में ट्रेनर हैं, तो ट्रेनर के साथ पास जाएं और उनको अपना जो गोल है कि जो वो चाह रहे हैं उनसे डिस्कस करें। उनको बताएं कि मैंने जो है ये मेरा गोल है, मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ। तो देखें हर फील्ड में, चाहे वो फिटनेस है या जो भी है, तो एक टीचर लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, जो आपको लेकर चलता है। और उसका अच्छा है या बुरा वो आपको पता लग जाता है विद इन 1 मंथ ही कि वो ट्रेनर या टीचर अच्छा है या नहीं, कैसा है। क्योंकि बिल्कुल ऐसा। तो आपने बस ये जज करना है और आपने फिर उसके साथ लग जाना है। और फिर जैसे वो गाइड करेगा आपको अपनी एक्सरसाइज के हवाले से, आपकी डाइट के हवाले से, तो ये प्रॉपर एक कम्बिनेशन है ट्रेनिंग और डाइट का। ना ट्रेनिंग के बगैर जो है डाइट अधूरी और डाइट के बगैर ट्रेनिंग अधूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे सारा आप बताइए, आपके पास बहुत से क्लाइंट्स आते होंगे जो डाइट प्लान मांगते होंगे कि हमें आप डाइट दें, हमने आप पतले होना है, डाइट प्लान किस तरह का करना चाहिए। तो इस तरह भी क्लाइंट्स आते हैं कि डाइट प्लान लेकर जाते हैं लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता उस चीज़ का? बहुत दफ़ा ऐसे होता है, लेकिन उसके पीछे जो है बहुत सारी रीजंस होती हैं, जैसे कि या तो उन्होंने प्लान प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया या साथ में उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। कई दफ़ा क्योंकि आप डाइट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ डाइट कर रहे हैं थ्रू आउट द मंथ्स या 3-4 मंथ्स तक, तो आपका 1 kg 2 kg मैक्सिमम 3-4 kg गिरेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप साथ में एक्सरसाइज भी ऐड ऑन करते हैं तो आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो ज़रा जिसे कहते हैं स्पीड अप हो जाता है, आप जल्दी लूज कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स का वैसे तो लूज हो जाता है, लेकिन जिनका नहीं होता उनके पीछे यही रीजंस होती हैं, या तो प्लान फॉलो नहीं कर रहे, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या फिर कोई और हार्मोनल कंडीशंस भी हैं। अच्छा। तो बहुत सारी हार्मोनल कंडीशंस की वजह से भी जो वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। जैसे किसी को PCOS है या थायराइड का कोई इशू है, तो सूरत में वेट लॉस जो है वो बहुत मुश्किल होता है लेकिन मुश्किल होता है, उसमें आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अच्छा। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे अगर बाकी लोग जल्दी वेट लूज करें तो आप भी उतनी तेजी से करेंगे, आपको थोड़ा सा बस ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने सिर्फ ये है कि आपने डटे रहना है, आपने छोड़ना नहीं है उस चीज़। ये सारी चीज़ें देखते हुए आप फिर कोई प्लान फॉलो करें जो बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वेट लॉस भी होगा और साथ में उसमें ये भी होता है कि आपका फिर रीगेन नहीं होता, आपको फिर उस चीज़ की आदत हो जाती है। आप उस प्लान को लेके थ्रू आउट द लाइफ आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब आप एक तैयारी के साथ चले ना, मतलब अगर आप डाइट प्लान भी इख्तियार कर रहे हैं तो आप ये ना करें कि आपकी डिफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो जाए मिनरल्स की या विटामिन्स की कि आपकी सेहत ही खराब होना शुरू हो जाए। लेकिन साथ क्या स्टीरॉइड्स उन लोगों को यूज करने चाहिए जो कंपटीशन खेल रहे होते हैं, जैसे आप भी कंपटीशन खेलते हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी है, या जो नॉर्मल जिन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी बनानी है उसको भी वो लोग भी यूज कर सकते हैं? आजकल थोड़ा ट्रेंड ना चेंज हो गया, तो जब वो कुछ चीज़ें मीडिया में आ गई हैं, मीडिया के थ्रू चीज़ें फैल गई हैं, तो मसाला अगर मेरी पिक्चर लगी है या किसी एथलीट है जो बाहर से हैं उनकी पिक्चर लगी है, तो वो आके अगर पिक्चर आपको दिखाएंगे कि जो कि एक प्रोफेशनल है, जिसके साथ डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ प्रॉपर टीम है कि मुझे आपने ऐसा बनाना है, तो और जो है ना उन्होंने डाइट करनी है ना एक्सरसाइज करनी है, बस उनको बना देना है 1 महीने में, तो आप बताएं कि वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो करवाने वाला है अगर अच्छा होगा तो उन्हें कह देगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वरना वो फिर उनको कहेगा कि ठीक है 1 महीने में आप ऐसे हो जाएंगे। हालांकि गलत है, ये जो है ये बड़ी बिल्कुल मना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी वैसे, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी आप एथलीट्स हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं उनको टाइम लगता है और सालों साल की उनकी मेहनत होती है, और ये जो टेम्परेरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह के इंटेक है, इसके नुकसानात इतने ज़्यादा हैं, मतलब स्ट्रोक से लेके हार्ट डिजीज से लेके बहुत सारे इसके इश्यूज इससे हो सकते हैं। तो किसी को भी ये सजेस्टेड नहीं है, और कोई भी जो भी एथलीट जो इस फील्ड में आना भी चाहता है उसको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा मेहनत करके एक नेचुरली बॉडी बिल्ड अपनी करे, बजाय इसके कि इस तरह के इंजेक्शंस लेके वो बाद में अपनी हेल्थ को जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन में बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ भी आ चुकी हैं जिसमें कई एथलीट्स की डेथ्स भी हुई हैं, और इस तरह की मतलब एर्गोजेनिक एड बेसिकली इसको कहते हैं, जिसमें आप इस तरह के जिसे कहते हैं कि इंजेक्शंस और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं बेसिकली अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए, तो और इंटरनेशनली भी इनको जो है बैन किया बिल्कुल है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इतनी देर और किस तरह की वॉक, मतलब अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम घर पे इतना बिजी होते हैं, घर पे कामकाज कर रहे होते हैं, शायद वही हमारी वॉक हो जाती है, या बाहर से सौदा लेने गए तो हमारी वॉक हो गई है, तो किस तरह की ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, किस तरह की वॉक? ब्रिस्क वॉक इज गुड, प्रेफर करते हैं? ठीक है, बिल्कुल मैं उसको प्रेफर करता हूँ, लाइक जॉग
जिस तरह कह लें कि फौजी परेड उस तरह की जॉगिंग नहीं ठीक होती। इवन के जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर होते हैं, वो भी वीक में 1-2 दफा जो होते हैं ना स्प्रिंट वगैरह कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि सिर्फ भागना है और भागते रहना है बस। जिस तरह एक मूवी थी फॉरेस्ट गंप, उसमें वो उसकी माँ कहती है कि आपने भागना है, वो पूरी मूवी में 3 घंटे भाग ही रहा है। तो यहाँ पे मुझे सारा बताइए, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो जो लोगों को बताती हैं कि आपने एहतियात करनी, खुद भी एहतियात करती है कि नहीं एहतियात करती? मैं बैलेंस रखती हूँ। अच्छा, ठीक है। मतलब मेरे क्लाइंट्स भी है, मैं उनको कभी मना नहीं करती कि अच्छा नहीं आपने बाहर से नहीं खाना। ऑब्वियसली आपके ओकेजनली आपको जाना पड़ता है फ्रेंड्स के साथ, आपने बाहर भी खाना है, और मैं बस इतना कहती हूँ कि आपने बैलेंस रखना है। या लाइक अगर वीक में आपने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बाहर खाया तो उसके साथ बैलेंस रखें कि आपने घर का भी कोई मतलब जैसे सैलड्स वगैरह का ज़्यादा इंटेक रखें या ऑर्गेनिक फूड्स का ज़्यादा इंटेक रखें। तो मैं इस तरह से बैलेंस जो है वो साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि फॉर द लाइफ आपको ये चीज़ साथ में लेके चलनी है। आप ऐसे नहीं किसी को कह सकते कि भाई तुम रोटी चावल छोड़ दो या तुम चिकनाई छोड़ दो, तुम बाहर से खाना छोड़ दो, तुम फास्ट फूड छोड़ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी बात करें जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट लोग कर सकें, उनके लिए आसान हो। और मेरा मोस्टली जो मैं प्लान्स देती हूँ ना, वो इसलिए भी शायद वर्क करते हैं क्योंकि जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है या जो चीज़ें उनको अवेलेबल होती हैं, जो उनके लिए आसान होती हैं करना, तो उनको वही चीज़ बताती हूँ। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ उनको दूँ जो घर में बना भी ना सकते हो, तो वही चीज़ें बताती हूँ जो ऑलरेडी उनको अवेलेबल होती है, ऑलरेडी उनके घर में या उनके किचन में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो साथ आप किस तरह अपनी जो ईद है, थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं। ईद का मौका भी लगना चाहिए ना कि हम ईद भी मना रहे हैं, तो ईद किस तरह मनाते हैं आप लोग? ईद पे भी वर्कआउट करते हैं कि नहीं वर्कआउट करते? ईद पे भी वर्कआउट कभी कभार हो जाता है। ठीक है। तो क्योंकि वो बॉडी की नीड बन गई होती है, डेली कर कर के आदत हो जाती है, तो वर्कआउट भी चलता है और खाने भी चलते हैं। मतलब अगर ये होता है कि अगर आपने मीठा खाना है तो वो तो ईद के दिन जरूरी है ना। तो चाहे आप जिस मर्जी फील्ड से हैं, तो आप पाकिस्तानी भी हैं और आप लाहौरी भी हैं, तो मीठा भी आपने खाना होता है, सेवइयाँ खानी है आपने और ये वो चीज़ें। तो फिर लेकिन ये है कि मैं हूँ उसको मैनेज कर लेता हूँ, बाद में जिम चला जाऊँगा या उसको पोर्शंस रख लूँगा कि अगर मैंने सुबह मीठा खा लिया तो दोपहर को मैंने थोड़ा परहेज कर लेना है और शाम को फिर इस तरह से फिर दावत खा लेनी है। तो वो एक प्रॉपर मैनेज के जिम चला जाऊँगा तो मैं उसको वहाँ कंज्यूम कर लूँगा। तो ये तो हो गया मेरा कि मतलब मैं इस तरह से मैनेज करता हूँ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये चाहिए कि अगर देखिए एक और तरह की भी खीर है हमारे पास, जिस तरह आप ओट्स ले सकते हैं, उसके अंदर आप शहद डाल लें, आप उसमें थोड़े से बादाम डाल लें, खजूर डाल लें, तो वो एक मजेदार किस्म की जो है ना आपकी खीर बन जाएगी। ठीक है। अगर आपको खीर की क्रेविंग्स हो रही है तो आप ये वाली खा सकते हैं, आप वो ले लें और आपको ज्यादा मजा आएगा उससे। और केक तो वो नेचुरल भी होगी, हेल्थ के इशू भी नहीं होंगे और वो वाला मीठा आप खा भी सकते हैं। तो कोई भी किसी को भी नहीं, आप कह भी सकते हैं कि मैं तो ये खाता हूँ, दूसरों को भी सजेस्ट करें कि देखें मैं तो डाइट पे हूँ और आप ये चीजें आप भी खाएं। तो मुझे बताइए, साथ आपकी भी बारबेक्यू पार्टीज हुई होंगी अभी ईद पे, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला किया होगा, तो तब भी पोर्शन में खाते हैं या तब हाथ नहीं रुकता आपका भी कि खा लिया बस जो भी सामने आया? थोड़ा देख के तब भी देख के खाना है। मसला मुझे बारबेक्यू में जो इशू आता है ना, वो आता है थोड़े से जो उसमें मसाले ऐड होते हैं, वहाँ पे आके वैसे कोई इशू नहीं है। बट मसाला देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि अभी तो मैं खा लूँ पर बाद में मेरे लिए मसला हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। एग्जैक्टली। तो इसका मुझे जवाब मेरे ख्याल से सारा अच्छे तरीके से दे सकती हैं कि बारबेक्यू पार्टीज होती हैं ईद पे। अब ईद के बाद बहुत से लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इससे फिर किस तरह हम लोगों ने बचना है? उसमें फिर यही है कि मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें आप अपना, और बारबेक्यू या स्टीम्ड या आप उसे ग्रिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चिकन मटन जो भी आपका बना हुआ है। बस फिर यही है कि जिन लोगों को एक्चुअल में इशू रहता है, जैसे मुझे मसालों से इशू नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, और मुझे शायद शुरू से आदत भी है, इसलिए वो मेरा डाइजेशन का भी अल्लाह का शुक्र है कोई ठीक मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कई लोगों को मसालों से इशू हो जाता है, लेकिन अगर होता है तो उस सूरत में आप फिर उनका जो इस्तेमाल है जरा कम रखें। हाँ, थोड़ा सा जो है बारबेक्यू में और ग्रिल्ड चिकन जो आप बना रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा इसका जो है इस्तेमाल कम रखें। इसका एक और फायदा है कि अगर आप मसाले कम खाएंगे ना तो आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, और आपकी स्किन मतलब लोग देख के कहेंगे कि भैया आप क्या चीज यूज करते हैं और बाकी कौन सी क्रीम यूज करते हैं, ये ज्यादा खास तौर पे पूछेंगे। लेकिन हम लाहौरी है ना, लाहौरी तो चटखोरे होते हैं, उन्होंने जब तक अच्छे खासे मसाले डले ना हो किसी चीज में, उन्होंने तो मजा ही नहीं आता। फीके खाने नहीं खाते हम लोग। बस ये है कि खाना सब कुछ ही चाहिए, मना कुछ भी नहीं है आपको, बट ये है कि थोड़ा सा प्लान के साथ खाएं, मॉडरेशन में। बिल्कुल, थोड़ा सा देख लें कि आप खा क्या रहे हैं, बस इतना पता हो आपको, ताकि आप उसको मैनेज कर लें अगली डाइट के साथ।
तो ये नहीं है कि अब जो मिल गया आप खाई जाए, तो उसको मैनेज करके खाएं। मैनेज करके खाना चाहिए। ठीक है जी, हमारे साथ सारा फारूकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। सारा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ईद का तीसरा दिन हमारे साथ मनाया है। और साद इलियास भी हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस एक्सपर्ट हैं साथ। आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ आपने ईद मनाई है। उम्मीद करते हैं जनाब जो साद ने और सारा ने हमें छोटी छोटी टिप्स दी हैं कि अब ईद के बाद हमने अपना वजन किस तरह कम करना है और क्या क्या एहतियात करनी है, कौन कौन से जूसेस पीने हैं, तो इस पे आप लोगों ने भी अमल दरामद करना है और मैंने भी करना है। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत अच्छे मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। शो हम मना रहे हैं और छोटी ईद की बड़ी खुशियां और मनाई जा रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये शो पसंद आ रहा होगा। और ये जो खूबसूरत सी परफॉर्मेंस अभी आप लोगों ने देखी है, बहुत ही अच्छे गेस्ट अब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और कह ले कि कौमों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है। और पाकिस्तान में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, बहुत सारी तहजीबें हैं जिनको मिलकर एक ये गुलदस्ता बनता है। और हर इलाके के अपने त्यौहार होते हैं, हर इलाके का अपना अंदाज है कि उन्होंने किस तरह वो त्यौहार मनाना है, उनकी रिवायात अलग होती हैं। तो इस वक्त जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है वो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से और हुंजा से, जिसको खूबसूरत तरीन इलाका कहा जाता है पाकिस्तान का, जहां पर आप जाएं तो आपका दिल नहीं करता कि आप वहां से वापस आएं। जनाब उनसे जानेंगे और ये जो खूबसूरत सा उन्होंने परफॉर्मेंस हमारे साथ शेयर की है, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर सजाई है, इसके बारे में भी जानेंगे। कुछ रिवायात की बात करेंगे, कुछ तहजीबों की बात करेंगे। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन, आपको खुश आमदीद कहती हूँ और ईद मुबारक आपको। आपको भी खैर मुबारक। और उसके साथ हमें असद इकबाल ने ज्वाइन किया। असद, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुबीन खालिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुबीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक है। और समीना सैफ ने भी हमें ज्वाइन किया है। समीना, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक ठाक हैं आप? और जनाब तबले वाले भाई से भी आप लोग मिल चुके हैं। सरफराज कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब ये खूबसूरत तबला इन्होंने बजाया है और अब हमने इन सबसे जाना है कि ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि यही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इनका ताल्लुक कहाँ से है। सबसे पहले तो मोहसिन मुझे आप बताएं कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जी जो है आई बिलोंग टू दी सेम रीजन अच्छा। बल्तिस्तान, लेकिन मेरा जो है थोड़े एक्सेप्शनल केस ये है कि मेरा ब्रॉटअप जो है वो पंजाब में हुआ है, बिकॉज माय पेरेंट्स दे माइग्रेटेड अ लॉन्ग टाइम अगो। तो मैं यानी कि मेरा जो ब्रॉटअप है वो टोटल दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्सिटी। हाँ एग्जैक्टली, वो लग भी रहा है थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। ठीक है। असद मुझे आप बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैम मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के विजिट से है। अच्छा ठीक है। तो मेरी पैदाइश भी उधर की है, लेकिन स्टडीज के लिए हम लोग यहाँ आए थे, तो बस ठीक है। तो मुबीन आप मुझे बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक भी गजर से ही है, हम सेम वैली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, सेम वैली से ही आप लोग आए हुए हैं। ठीक। तो समीना आप मुझे बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट गजर से ताल्लुक रखती हूँ मैं भी, और यहाँ हम स्टडीज के लिए आए हुए हैं। सो जो कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत जो डिस्ट्रिक्ट या जो एरिया माना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान में भी सबसे ज्यादा नेचुरल जो ब्यूटी है वो गजर साइड पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी और हम नजर भी आ रही है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी है। तो मुझे बताइए आप लोग को हुंजाई ग्रुप कहा जाता है, इस नाम से आप लोगों को पहचाना जाता है। अपनी थोड़ी सी रिवायात के बारे में मैं जानना चाहूंगी मोहसिन आपसे कि क्या कैसी रिवायात है वहाँ पर, और मुझे बताइए यहाँ पर आप लोग आए हैं, कितने साल हो गए हैं यहाँ पर आए हुए आप लोगों को? जी अभी जो है अभी तो हमें अगर लाहौर में ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 इयर्स हो गए हैं। ओके, सो वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द कल्चर हमारी रिवायात से भी आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल वाकिफ हो गए हैं। तो बाकी असद भाई यू हैव वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, मुझे आप बताइए असद। बेसिकली मैम गिलगित में मतलब कल्चर बहुत रिच है, ठीक है, गिलगित का कल्चर बहुत रिच है। तो उसमें ये है कि डिफरेंट साइड्स में जैसे हुंजा हो गया, गजर हो गया, ठीक है, अस्तोर्स कर दूं, तो तकरीबन वैरायटीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन तकरीबन चीजें सेम होती हैं हमारी, ठीक है। जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, इसमें काफी डिफरेंस है, लेकिन एट द एंड ये है कि तकरीबन हम लोग सेम ही होता है। ठीक है। तो वहाँ पर किस तरह ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये त्यौहार है, वहाँ पर किस तरह असद मनाए जाते हैं? मैम बेसिकली वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे होता है, जैसे पकवान पकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिशेस बनते हैं, तो हम लोग चेंज करते हैं, दूसरे घरों पे दे देते हैं, ठीक है, हमसायों को, जैसे मिस्किनों को, मोहताजों को, ठीक है। तो फिर ईद की नमाज तो जैसी यहाँ पे होती है उधर भी वैसी ही होती है, ठीक है। तो उधर के तकरीबन एक जो बेसिक वहाँ का एक रिवाज है, उसमें ये होता है कि मैं ईद के दिन ना जो अंडों का ना एक खेल होता है, ठीक है, अंडे होते हैं, उनमें ये होता है कि वो हर बंदा अपने साथ अंडे ले आता है, ठीक है, तो वो टकरा देते हैं, जिसका अंडा मतलब टूट जाए तो वो दूसरे से वो उठा लेगा, ठीक है। कोई एक खास ही हमारे इलाके ये आप लोगों का खास खेल है। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल काफी अरसे से चला आ रहा है ना, तो ये अभी तक कंटिन्यू है। तो ये सारे त्योहारों पे होते हैं या खास तौर पे ईद पे ही होता है बेसिकली। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ इलाकों में ये डिफरेंट त्योहारों में भी किया जाता है, लेकिन बेसिकली ना ईद के टाइम पे ये ज्यादा ही होता है, ये ज्यादा किया जाता है। तो मिस करते हैं आप लोग? मैम इसमें ये कि तकरीबन हम जब समर्स होते हैं, गाँव होते हैं, ठीक है, अभी शायद कुछ 1-2 ईद हम लोग यहाँ मना रहे हैं, ठीक है, तो मिस तो करते हैं, बिल्कुल मिस करते हैं मैम। बिल्कुल ऐसे ही है, मिस किया जाता है, अपने फैमिली को मिस किया जाता है। वहाँ पे जो आबो हवा है मेरे ख्याल से उसको बहुत ज्यादा मिस किया जाता है, उससे एक अलग सी लगन होती है, अलग सा प्यार होता है उससे। तो मुझे मोहसिन आप बताइए कि क्या यहाँ पर आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, म्यूजिक में किस तरह इंटरेस्ट हुआ? जी देखें अभी जो है हम सभी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं माशाल्लाह, और म्यूजिक भी साथ कैरी कर रहे हैं। अच्छा। माशाल्लाह असद भाई जो हैं ये ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी, और म्यूजिक को भी साथ साथ इन्होंने कैरी किया है। तो मैं खुद अभी एमफिल कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और साथ जो है कोई ऑलमोस्ट 6 इयर्स या 8 इयर्स की ऑलमोस्ट एजुकेशन बन रही है। तो इसके साथ साथ हम लेकर चले हैं म्यूजिक को, क्योंकि आर्ट जो है हमारे सोसाइटी में इतना एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो अगर इवन दो इफ यू वांट टू डू द आर्ट, तो उसके लिए ना आपको साथ साथ कुछ करना पड़ता है, सो दैट यू कुड जस्टिफाई योरसेल्फ इन द सोसाइटी अमंग योर पीयर ग्रुप के पेरेंट्स को कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि आर्ट को तो कुछ उस तरह का काम नहीं समझा जाता। हालांकि अगर देखा जाए तो एजुकेशन की जो पीक है, जो सबसे बड़ी एजुकेशन है, वो साइंस और आर्ट है, ये 2 चीजें। और कोई भी तहजीब जो साइंस और आर्ट में आ गया है, वही दोज आर द पीपल हु आर गवर्निंग द होल वर्ल्ड।
तो यहाँ पे हमारे साथ ये मामला हैं, इसलिए हमने, ताकि हम जो है मिक्सअप हो सकें, तो साथ साथ बस हम ये नहीं कहेंगे कि कोई हमारा कमाल है, क्योंकि म्यूजिक इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हमने म्यूजिक भी करना है और साथ ये भी करना है, लेकिन ये बस कुछ अल्लाह का फजल है। और मैं तो इसे अल्लाह का फजल, हम तो अल्लाह का फजल ही से समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्टडी भी साथ साथ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह म्यूजिक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से गुफ्तगू भी इसी तरह जारी रहेगी, आप लोगों से पूछते भी रहेंगे वक्तन फवक्तन के क्या होता है वहाँ पर, कल्चर कैसा है। तो एक और परफॉर्मेंस हो रहा है फिर? जरूर, चले। तो हम एक कल्चर डांस प्रेजेंट करना चाह रहे हैं मैम। जरूर, ये तो फिर हम सब जानना चाहेंगे और देखना भी चाहेंगे। असद और मोहसिन और आपने भी बहुत अच्छा बीन बजाया है और जो डांस वाले जिन्होंने करके दिखाया और अपना ये हुंजा का या आपके बेली का जो है बस जीबी का एक कल्चर डांस है, आप कह सकते हैं मिक्सचर था सारा कुछ, ठीक है वो बेहतरीन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जनाब, दिल खुश हो गया है। और मजीद भी मैं वहाँ की रिवायात के बारे में जानना चाहूंगी। समीना आपसे बात करूंगी, कितना मुश्किल था वहाँ पर, वहाँ से आकर यहाँ पर एडजस्ट होना और वहाँ की रिवायात को बरकरार रखना किसी और डिस्ट्रिक्ट में आके या कहीं और आके? अवल तो मैं ये कहूँगी मैम कि जिस तरह से पंजाब की रिवायात, रस्म रिवाज, तौर तरीके, रहने सहने के, उठने बैठने के, खाने पीने के स्पेशली, तो ये जो एज़ कम्पेयर टू जो डिस्ट्रिक्ट गिजर या फिर ओवरऑल हम गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें तो बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ के रस्म रिवाज गो कि अगर हम ड्रेस की हम बात कर ले तो वो शलवार कमीज़ तो बेसिकली सेम है, और बाकी जो हम बात करें कल्चरल जो इवेंट्स की
तो कल्चरल जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे एरिया के अकॉर्डिंग टू जो हमारे कल्चर वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा। यस मैम। और जिस तरह से यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा मनाए जाती हैं जिस तरह से, तो वहाँ यहाँ के लोगों का अपने घरों तक या फिर थोड़ी बहुत शायद घरों तक ही महदूद उनका रहता है। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान में जो ओवरऑल हम देखा जाए तो वहाँ के लोग 40-40 घरों तक वो पकवान पका के वो उन तक जो है खुद लेके जाते हैं, उनके घरों तक पहुँचाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे असद आप मुझे बताइए वहाँ की क्या फेमस डिशेस कौन सी हैं वहाँ की? मैम बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे डिशेस फेमस है, लेकिन उनमें से ना ये कह सकते हैं कि डिशेस मतलब डिशेस जो भी है वहाँ के ना वो में टेस्ट इतना नहीं होता, लेकिन वो में मतलब आप किसी एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बेसिकली देसी वो होते हैं ना सारा कुछ, जैसे घी में बहुत सारी चीजें बनती हैं। डोडो, हाँ एग्जैक्टली, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है ये तो इस तरह काफी डिशेज है मैम। तो यॉक का गोश्त भी आप लोग खाते हैं, यखनी उसकी पीते हैं, वो क्या है, क्या रेसिपी है? उसमें ये होता है कि ना सर्दियों में वहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि तो ठंड से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अरेंज करना पड़ता है। योग का जो यखनी होती है वो काफी एनर्जेटिक होती है और गर्म होती है ना, तो विंटर्स में वो काफी जगहों पे बल्कि तकरीबन इलाके में इस्तेमाल होती है। तो ऐसा मतलब गर्म रहने के लिए, या आप कहें कि विंटर्स को मतलब करने के लिए ना वो वहाँ पे खाया जाता है और उसकी यखनी पी जाती है ताकि खुद को गर्म रखा जाए सर्दियों में। तो मिस करते हैं फिर वहाँ का खाना? मैं डेफिनेटली मिस करते हैं, क्योंकि घर होता है फिर, ठीक है, अपना कल्चर होता है, तो अपने फूड होता है, तो मिस करते हैं। और मुबीन आप वहाँ की क्या ज्यादा चीज मिस करते हैं? सबसे अभी का जो टाइम है इसमें तो मैं वेदर मिस करता हूँ वहाँ का। अच्छा, यहाँ पे बहुत गर्मी है। एग्जैक्टली, हाँ फिलहाल वही मिस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वेदर मिस कर रहे हैं। वहाँ पे तो इस टाइम अच्छी खासी सर्दी होगी। अच्छी खासी भी नहीं, बट गर्मी नहीं है, नॉर्मल मौसम होगा। 2 दिन पहले आए, 2 दिन पहले वहाँ से आए। अच्छा, और स्प्रिंग का मौसम कहते हैं वहाँ पे बड़ा अच्छा होता है, ये मैं जानना चाहूंगी। और थोड़ा सा समीना आपसे जानना चाहूंगी वहाँ पे स्प्रिंग का मौसम किस तरह मनाया जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, फिर उसके बाद मैं असद आपके ऊपर आऊंगी। जी, स्प्रिंग के मौसम में सारे जो जिनके घर में जो रहते हैं, मतलब जो डाउन एरियाज में नहीं अपने घर में रहते हैं, उन लोगों की ये एक्टिविटी होती है कि वो काश्तकारी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्यारियां बनाते हैं, सारे घर से बाहर के सारे मिल के, औरतें बच्चे बूढ़े सब मिल के वो काम करेंगे। स्टार्टिंग तो त्यौहार से करते हैं, नौरोज के दिन से जो त्यौहार हम मनाते हैं, ठीक है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। उसमें भी डिफरेंट जो है पकवान जो पकते, जो स्पेशल डिश जो इस त्यौहार पे हम मनाते हैं वो हम जो हमारे ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज है उसमें मकुती कहते हैं। अच्छा, मकुती। यस, मकुती, ठीक है। तो ये आप किसी फ्रूट से बना सकती है। तो फ्रूट जो ड्राई करके फिर इस तरह काफ़ी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो आप उसी से बना के फिर वो हर घरों में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम ये जो क्यारियाँ बनाना, शाख तराशी करना, ये काम स्टार्ट कर देते हैं। और काफ़ी मुशक्क़त है इसमें, बहुत ज़्यादा जो है खेती बाड़ी, क्योंकि वहाँ के लोगों के जो ज़िंदगी का जो इन्हिसार, जो इनकम के जो इन्हिसार है, ठीक है, वो ज़्यादातर खेती बाड़ी और माल मवेशी इन चीज़ों से है, क्योंकि उनके अपने बागात होते हैं, अपनी खेत, माल मवेशी, सारा कुछ उनका अपना होता है। क्योंकि यहाँ के लोग परचेज करते हैं, दूध भी परचेज करते हैं, सारा कुछ, लेकिन उनका अपना होता है, हर चीज़ सारी चीज़ें अपनी होती है। तो इसलिए ये जो मौसम होता है इसमें वो हर चीज़ खुद करते, क्यारियाँ बनाते, स्पेशल अपने माल मवेशियों को लेकर पहाड़ी इलाकों पे जाके उनको वहीं पे रखते हैं और माइग्रेट मतलब उस पहाड़ी इलाकों में जाते हैं जो, और जहाँ पे हम रहते हैं डाउन थोड़ा सा उसे लेके जाते हैं, ठीक है, उधर जाते हैं। फिर वहाँ गर्मियों में रहते हैं, ये नहीं कि सारे वहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं जिनके पास अपने माल मवेशी रखते हैं, फिर विंटर्स में वापस आ जाते हैं। ये एक्टिविटीज चलती रहती हैं, ठीक है। तो जनाब, ये हुंजाई ग्रुप आज हमारे साथ मौजूद था और ईद का तीसरा दिन इन लोगों ने हमारे साथ बिताया है, और उम्मीद करते हैं कि जनाब आपका जो ईद का ये दिन था बहुत अच्छा गुजरा होगा। और मैं अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों यहाँ पर आए और हमारे साथ आप लोगों ने ईद मनाई और अपना जो कल्चर है, अपनी रिवायात है, वो हमारे साथ आपने शेयर की हैं। जाते जाते जो आपने पहाड़ों की कसम दे दी है हमें, आपने वो परफॉर्म करके दिखाना है। तो मुझे अब आपने इजाजत देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।